हे गाइस, दिस इज लवजीत अरोड़ा। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एसक्यूएल की पूरी सीरीज। मैं बिल्कुल जीरो से यहाँ पर स्टार्ट कराने वाली हूँ। व्हाट इज डीबीएमएस से आप लोग कह सकते हो या व्हाट इज डेटा से आप लोग कह सकते हो। तो बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे जो लेक्चर्स रहेंगे अभी के लिए दैट विल बी फुली फोकस्ड ऑन एसक्यूएल। एसक्यूएल जैसा कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट रहेगा आईपी 11th के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि आपके सिलेबस में है, एंड 12th आईपीसीएस दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा ये जो मेरी सीरीज है। राइट। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर हो रहा है इसके अंदर, जिसमें मैं सिर्फ आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगी। देन हम लोग प्रोसीड करेंगे कीज की तरफ और एक एक करके सारी चीजें जो आपके सिलेबस की हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो गाइज प्लीज 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 मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा, ताकि और मोटिवेशन है जो मुझे मिल पाए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी जो लेक्चर्स हैं वो लेकर के आ पाऊं। जितना हो सके उतना इस लेक्चर को शेयर कर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। आपके साथ डिस्कस करूंगी डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन। ओके, सो गाइज ये एक प्यारा सा कोट है मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले। इस प्यारे से पॉजिटिव थॉट के साथ में हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर आपका सिलेबस दिखा दूँ। गाइज दिस इज़ योर सिलेबस, प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होता। तो अभी जो मेरा पोर्शन है, मैं आपको यहाँ पर इतना पोर्शन है जो इस लेक्चर के अंदर कराने वाली हूँ। मतलब कि मैं एक एक करके आपको सारी की सारी जितनी भी आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं सारी मैं कंप्लीट कराऊंगी। ये आपके सिलेबस का ही स्क्रीनशॉट है, सीबीएसई क्लास 12th कंप्यूटर साइंस वाले। तो आईपी में भी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इवन आईपी के अंदर आप कहोगे तो इससे कम चीज़ें मिल जाएंगी। आपका 12th के अंदर बहुत ही डिटेल में है कंप्यूटर साइंस वालों के पास में, क्योंकि आईपी वाले बच्चे उसको पहले ही ऑलरेडी 11th में पढ़ के आ चुके होते हैं, फिर भी उनको वो पोर्शन तो करना ही होता है। तो ये आईपीसीएस दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये पोर्शन है जो आज के लेक्चर में मैं कराऊंगी। ऑफ कोर्स आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अब इसके बाद में हम लोग ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी है उसको भी देखेंगे। देन मैं आगे मूव करती हूँ। आज की हमारी ये जो यूनिट है इसको स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट। तो बात करेंगे सबसे पहले डेटा के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ डेटा, तो आपका नाम एक डेटा है, आपका रोल नंबर एक डेटा है, राइट, आपकी एज एक डेटा है। तो ये कितना छोटा छोटा डेटा है ना। तो ये जो डेटा है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये कोई नंबर हो सकता है, ये कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये कोई ग्राफ हो सकता है, मेजरमेंट, क्वांटिटी, किसी भी फॉर्म में है जो आपका डेटा हो सकता है। अब ये जो डेटा है इसको अगर सारे के सारे डेटा को अगर हम वेल मैनर्ड तरीके से अरेंज नहीं करके रखेंगे तो हम लोग कैसे है जो उसके ऊपर प्रोसीड वर्क करेंगे। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने जो आपको चीज़ बोली है कि आपके सीबीएसई के जो 11th 12th के जो आप फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो ना बोर्ड के लिए, तो गाइज अब उसमें आपका जो नाम है, ठीक है, आपकी एज है, आपका ईयर कौन सा है, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, फादर नेम हो गया, आपका प्रीवियस ईयर जो भी आपने किया है क्लास 12th जो भी है उसमें कितने मार्क्स है, ये सारा का सारा जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ ये आपसे रिलेटेड आपका डेटा है। राइट, ये आपसे रिलेटेड आपका डेटा है। तो ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो जो फॉर्म है वो सारी चीज़ें फिल करेंगे। अब एक चीज़ देखो कि अगर ये सारा डेटा है जो वेल मैनर्ड तरीके से अरेंज नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसका जो डेटा है। जैसे ये वाला डेटा मान लो एज है, तो अब पता नहीं चलेगा कि इतने सारे बच्चों में किसकी एज के बारे में बात हो रही है। तो मतलब डेटा को अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। जब तक तुम उस डेटा को अरेंज नहीं करोगे वेल मैनर्ड तरीके से, तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये इसका डेटा है। रियल लाइफ में अगर मैं इस चीज़ को इमेजिन करके देखूँ, अब मैं आपको बोलती हूँ
कि आप लोग एक टेबल है जो टेबल क्रिएट करो, या फिर मैं आपको बोलती हूँ कि कोई डांस का कंपटीशन है स्कूल में होने वाला है, तो मुझे बताओ कि कौन कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप भी क्या करोगे कि टेबल के वे में वो डेटा है जो अरेंज करोगे। ऐसा तो नहीं है कि एक पेज पे आप लोग इधर उस बच्चे का नाम, इधर वो क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, सोलो डांस है या कुछ भी है, फिर दूसरे बच्चे का नाम, ऐसा तो कुछ नहीं करोगे। अब ऐसे डेटा में से आप कैसे फाइंड करोगे, सर्च करोगे। जो अगर मैं आपको 10 दिन बाद ही फिर से वो दिखा दूं कि अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा बच्चा है जो इसमें पार्टिसिपेट करे, ऑफ कोर्स आप नहीं बताओगे, क्योंकि वो वेल मैनेड तरीके से अरेंज नहीं है। तो यार छोटी छोटी चीज़ों में हमें पता चल रहा है कि डेटा को अरेंज करना कितना ज़रूरी है। तो अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात हमारे बहुत टाइम पहले से ले जाऊं कि जैसे हम लोग पहले सारा का सारा जो डेटा था वो कैसे स्टोर करके रखते थे, तो हमने तरीका सोचा कि हम लोग फाइल्स के अंदर जो डेटा है उसको वहां पर स्टोर करके रखते हैं। राइट, मैंने सारा डेटा फाइल्स के अंदर आपका है जो स्टोर करके रखा। राइट, तो अब जैसे आपके रोल नंबर्स, जैसे आपकी अटेंडेंस होगी, है ना, तो आपकी टीचर आती है क्लास में और आपकी अटेंडेंस है जो सारी चीज़ें एक रजिस्टर में मेंटेन करके लेके चली जाती है। तो अब वो भी तरीका सही था, लेकिन अगर मान लो आप लोग अगर मैं इस फाइल सिस्टम की बात करूं, तो मेरे पास ना मेरा डेटा ठीक है आया, मेरा डेटा मैं इसके फाइल्स जो है करके रख रही हूँ। तो ये मेरे पास पहले साल की मान लो 10 फाइलें हैं जो मेरे पास बन गई। अगले साल, ठीक है, अगले साल भी मेरे मान लो 10 फाइलें बन गई, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स बच्चे बढ़ेंगे, फाइलें बढ़ेंगी, तो मान लो इस बार मेरी 20 फाइलें हुई। तो गाइज एक एक करते 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 आपके पास तो फाइलों के ढेर हैं जो लगते जाएंगे, आपके पास तो फाइलों के ढेर है जो लगते जाएंगे। तो अब ये सारा डेटा है, किस तरीके से आप कोई 10 साल बाद कोई बच्चा आ जाए और बोले कि मुझे मेरा जो रिकॉर्ड है वो चाहिए, किसी भी रीजन से, हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, सो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी पॉसिबिलिटीज है। आप भी अभी तक, हम लोग भी अभी तक अपने स्कूल में जाकर के अपने डेटा को देख सकते हैं ना। लेकिन अगर तब की बात करें तो सारी चीज़ें फाइलों में होती थी। अब हो सकता है कोई फाइल मिस हो गई हो, कोई मान लो किसी तरीके से फट गई हो, खराब हो गई, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है कि अगर आप लोग बोले कि फाइल सिस्टम्स के अंदर अगर हम डेटा को अरेंज करके रखते थे। अब इसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना पड़ता, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो मुझे दिख रही हैं, है ना। तो आगे हम लोग बात करें फाइल सिस्टम्स की। एक और चीज़ यहाँ पर एग्जांपल में ले लेते हैं कि मेरे पास फाइल्स के अंदर डेटा है जो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं मान लेती हूँ 10,000 के करीब बच्चे, मैं बहुत ही कम है जो मान के चल रही हूँ 10,000, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है रिकॉर्ड और इससे कम भी हो सकता है। मैक्सिमम हम 10 मान के चलते हैं। और मैं आपको बोलती हूँ कि इन 10,000 में से ना अब शैम्प है जो डेटा, या जो बच्चा टॉम है, मुझे उसकी एज या उसकी सैलरी है जो मुझे ढूंढ करके दो। मैं आपको इस तरीके से आपको चीज़ है जो बोलती हूँ। तो गाइज अब आप देखो इस चीज़ के लिए कि इसकी जो सैलरी है, अब आप क्या करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि इसकी सैलरी ही आपके पास एक अकेला डेटा है। ऑफ कोर्स उसका नेम है, फादर नेम है, उसकी सिटी, एज, और भी बहुत सारे जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर ढूंढने में कितना जो टाइम है जो लगेगा आपका, कि मुझे कि पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे रिकॉर्ड्स में से, मतलब 10,000 में से टॉम को मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिर टॉम में भी मुझे अंदर जाकर के उसकी सैलरी को फाइंड है जो मुझे करना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है सिर्फ और सिर्फ 10,000 के डेटा के साथ ही। अगर मैं इसके आगे और 0 लगा दूं तो अब ये चीज तो इम्पॉसिबल सी लगती है, राइट, है ना। तो फाइल सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी। फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिडंडेंसी है जो डेटा की यहाँ पर पॉसिबल थी। अब रिडंडेंसी से क्या मतलब है, डेटा इनकंसिस्टेंसी से क्या मतलब है कि मल्टीपल फाइल फॉर्मेट है, डुप्लीकेसी है जहाँ पर हो सकती है। तो मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उसकी क्लास टीचर के पास में भी उसका डिटेल है, उसकी डिटेल है हॉस्टल की, मतलब उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। फिर उसके हॉस्टल को भी बीच में ले आते हैं। तो यहाँ पर उसके हॉस्टल में भी एक उसकी फाइल पड़ी हुई है जो उसके वार्डन के पास है, जिसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। फिर एक मान लो लाइब्रेरी में भी उसी बच्चे के, मान लो कोई बच्चा है ना, इसी को ही मान लेते राजू है, ठीक है, इसका जो डेटा है ना, इसकी क्लास टीचर के पास भी है, हॉस्टल में भी है और लाइब्रेरी में भी है। एक मान लो एडमिन ऑफिस में उसकी फीस वगैरह का डेटा है जो सारा इसी बच्चे से रिलेटेड है। अब फाइल सिस्टम अगर मैं कीप करके रखती तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी, रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, आइसोलेशन। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाती कि ऑफ कोर्स ये जो डेटा है सारा आपस में इंटर रिलेट नहीं है।
अब बच्चा आता है, अपनी क्लास टीचर को बोलता है कि मैम अब मेरा फ़ोन नंबर है जो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर उसकी क्लास टीचर क्या करती, उसकी क्लास टीचर उसका जो फ़ोन नंबर है ऑफ कोर्स अपने रजिस्टर में अपडेट कर देती। अब हो सकता है वो एडमिन ऑफिस में भी जाकर के चेंज करा देती, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि वो हॉस्टल में जाकर के हॉस्टल की फाइल में भी चेंज कराती और लाइब्रेरी में भी जाकर के चेंज कराती? ऐसी कोई 100% पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो, अब डेटा अपडेट यहां पर हुआ है, लेकिन ये क्योंकि सारा इंटर रिलेट नहीं है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सो इसी रीजन से क्या हो जाएगा, गलत डेटा। यहां पर कोई और डेटा है, फोन नंबर यहां पर कोई और डेटा है। अब कल को हॉस्टल वाले को कोई नीड पड़ती इस बच्चे के पेरेंट्स से बात करने की, तो अब वो पुराने नंबर पर डायल करेगा, बट ये बच्चा तो अब अपना नंबर चेंज करवा चुका है ना। तो यहां पर इस तरीके से है जो प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो सकती है। अब ये भी चीज हो सकती है कि जो फाइल्स हैं यहां पर इनके पास में, वो फाइल फट सकती है या पुरानी होने पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है जो क्रिएट कर सकती है ना। तो ये सारी चीजें मेरे पास ड्रॉबैक्स के अंदर आ जाती हैं, किसमें, मेरे फाइल सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, अब डेटा रिडंडेंसी हो गया, इनकंसिस्टेंसी हो गया, आइसोलेशन, क्योंकि डेटा आपका एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट नहीं था, है ना। वो एक अकेली फाइल थी जो उसके पड़ी थी क्लास टीचर के पास में, एक फाइल है जो एडमिन ऑफिस में है, आपस में डेटा है, क्या है, इंटर रिलेट तो है नहीं। ठीक है, तो डिफिकल्ट हो सकता है इस टाइम पर डेटा को रिट्रीव करना कि एक्चुअल डेटा कौन सा है। अब एक्चुअल डेटा हॉस्टल में पड़ा हुआ फोन नंबर है या इसमें पड़ा हुआ फोन नंबर है, ये तो सिर्फ उसकी क्लास टीचर जानती है और वो बच्चा जानता है। बट अगर कोई तीसरा बंदा यानी कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हॉस्टल वाला रजिस्टर चेक करेगा और क्लास टीचर का रजिस्टर चेक करेगा, तो उसको क्या पता कि कौन से वाला जो डेटा है वो एक्यूरेट डेटा है। तो यहां पर ये भी कहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात करें इंटीग्रिटी की, ठीक है, तो एक्यूरेसी, यही प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर कि एक्यूरेट डेटा मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ। सो ऑफ कोर्स हो सकता है कि अगर मैं किसी और चीज़ का डेटाबेस है, एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस है, कुछ भी क्रिएट करूँ, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें कितनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ना। तो बात करें सिक्योरिटी की, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी थी इसमें, क्योंकि कोई भी आपकी फाइल ओपन करेगा और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, फोन नंबर वगैरह फैच करके ले जाएगा, है ना। तो ये चीज होगी इसके अंदर ड्रॉबैक के अंदर। तो अब ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर इतनी सारी ड्रॉबैक्स है जो मिली फाइल सिस्टम के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम ढूंढें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर निकाला, दैट इज व्हाट, डेटाबेस, राइट। तो अब डेटाबेस में क्या है कि आपका जो डेटा है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए एक बार। अ डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। किसका डेटा, किसी का भी डेटा। अगर मैं स्टूडेंट का डेटा है जो रख रही हूँ, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें, उसकी एज, उसका नाम, फादर नेम, फोन नंबर, सब्जेक्ट, सारी चीजें, उसका जितना भी डेटा बन रहा है उसको कलेक्ट कर करके मैं डेटाबेस के अंदर डाल रही हूं, राइट। ओके, सो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डाल रहे हैं, आप बिखरा हुआ डेटा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में डेटा नहीं पड़ा हुआ है, आप उसको एक प्रॉपर फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर के वे में आप लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको एक्सेस कर पाए। अगर हम बात करें यहाँ पर, द डेटा इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड टू मॉडल aspects of reality in a way that supports process requiring the information। जो भी require information है उस डेटा से रिलेटेड अगर तुम्हें चाहिए तो हम फ्यूचर में उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो मेरे पास लाइब्रेरी हो गया, बैंक हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब चलिए डेटाबेस मुझे पता चल गया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेटाबेस की एक और डेफिनेशन आपको बताऊं। अ डेटाबेस मे बी एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड। इस चीज को मैं यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर जोर डाल करके बोलूंगी कि डेटा है जो वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए आपस में। जैसे अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया मैंने किसका, कि बच्चे का क्लास टीचर के पास कुछ डेटा है, कुछ डेटा उसकी हॉस्टल के अंदर है, कुछ उससे रिलेटेड फाइल्स है, लाइब्रेरी के अंदर है, एडमिन ऑफिस के अंदर है। अब इंटर रिलेटेड शब्द को यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर ये डेटा है जो डेटाबेस के अंदर एक दूसरे से रिलेट है, तो एक जगह चेंज होगा और वो बाकी जगह भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। अगर मैं इस जगह पर इंटर रिलेट शब्द का यूज ना करती तो ये सारा डेटा आपस में रिलेट नहीं होता,
तो कैसे वो चेंज था जो पॉसिबल था। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ इंटर रिलेट का, मैं बोलती हूँ रामू, ठीक है, रामू या राम कुछ भी बोलती हूँ, 26, और मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया 35, ठीक है, और मैंने ऐसा बोल दिया लखनऊ, ठीक है, कुछ भी ऐसा सिटी का नाम बोल, मैंने आपके सामने ऐसा कुछ बोला है। तो अब आप कैसे आइडिया है जो लगा सकते हो। मैंने एक और नाम बोल दिया, मान लो बोल दिया सोहन, ठीक है, 28 और 36 और मान लो दिल्ली बोल दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ इस जो डेटा है मैंने यही बोला है कि राम 26, 35 लखनऊ। अब ये कोई भी चीज आपस में इंटर रिलेट नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि सोहन 28 ये क्या चीज है, किससे रिलेटेड है, यू डोंट नो। अब मैं यहाँ पर इंटर रिलेटेड शब्द को लेकर के आती हूँ। मैं कहती हूँ राम है, उसकी एज क्या है 26 है, मार्क्स उसके 35 आए जो कि लखनऊ में है। तो ये डेटा आपस में इंटर रिलेट हो गया। एक जो पर्सन है उसका डेटा इंटर रिलेट है, ताकि मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर मिले, है ना। तो ये जो सारी इंटर रिलेट डेटा है ये हम लोग डेटाबेस के अंदर रखते हैं। ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा इंटर रिलेट से, ये भी आप। अब सोहन है, उसकी एज 28 है, 36 उसके मार्क्स है, दिल्ली से है, राइट। तो मैं दोबारा पढ़ूं आप लोगों के लिए, अ डेटाबेस में बी एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड, राइट। तो डेटा इंटर रिलेट नहीं होगा तो किस तरीके से आप एक एक्यूरेट डेटा है जिसको आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। स्टोर टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस, ओके। तो ये डेटाबेस की जो डेफिनेशन है दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन। अब अगर मैंने बता दिया डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है। अगर मैं अब यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करूँ, क्योंकि मैं इन शब्दों को तोड़ रही हूँ आपके सामने, डेटाबेस, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मैनेजमेंट से अभी मेरा क्या मतलब है। मैनेजमेंट क्या होती है कि एक सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनाइज, मतलब एक जो भी है मैनेज करते हैं चीज़ों को, एक ऑर्गेनाइज which an organization manage the interrelated parts of the business, है ना। अगर मैनेजमेंट शब्द को मैं बीच में नहीं लेकर के आऊंगी तो वो सारा का सारा जो डेटा है वो मैनेज कैसे करोगे। ऑफ कोर्स आपके पास में डेटा पड़ा है, लेकिन अब इसको मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का मतलब कुछ इसी तरीके से है। मैं बात करूँ डेटाबेस मैनेजमेंट की, किसकी बात करूं, डेटाबेस मैनेजमेंट की। तो अभी शायद मेरी फोटो है जो आपके पीछे आ रही होगी, तो इस फोटो के लिए मैं अपनी फोटो थोड़ी सी इधर घुमा देती हूं, है ना, ठीक है, ताकि आपको चीज़ है जो अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अब मैं वापस जा रही हूँ अपनी विंडो के ऊपर, यस। सो गाइज, अब डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है मैंने इसको DBMS बना दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो गाइज मेरा जो DBMS है यहाँ पर, ये MySQL हो गया, या फिर आप Oracle कह सकते हो, आगे RDBMS की फॉर्म है जो मेरे पास चल जाएंगी, है ना। तो अभी हम लोग किसके ऊपर काम करेंगे, हम लोग MySQL को यहाँ पर देखेंगे। अगर डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो जो डेटा है वो इंटर रिलेट होकर के हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। जैसे आप लोग IRCTC का एग्जाम्पल समझ लो, तो यहाँ पर हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे रिलेशनल डेटाबेस से क्या मतलब, रिलेशन मतलब टेबल, सारा डेटा आपका टेबल की फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो इसके अंदर है पड़ा हुआ है। जैसे कभी आपने IRCTC की वेबसाइट को ओपन किया होगा, तो उस वेबसाइट के अंदर जब आप लोग देखते हो तो आपको एक टेबल की फॉर्म में सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है मिलती है, कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन सी जा रही है, सारी चीजें हैं आपको टेबल की फॉर्म में मिल रही है, है ना। अगर वहीं पर मैं टेबल की फॉर्म में नहीं बनाती और मैं ऐसे ही उसको लिख देती, तो अब आप खुद सोचो कि वो डेटा है जो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से आप उसको कैसे है जो समझ पाते। तो इसीलिए डेटा को स्ट्रक्चर्ड है जो होना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसका यूज़ करते हैं, जो डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपके सिलेबस की बात करूँ तो हम लोग MySQL का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो कि RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, राइट। अगर मैं यहाँ पर DBMS को ही बताऊँ कि DBMS हमारा क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया कि आपके डेटाबेस के बीच में और आपके बीच में, है ना। तो अब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग अपने डेटा को फैच करते हैं, है ना, रिट्रीव करना, फैच करना कह सकते हैं, मैनिपुलेट करना, उसके अंदर कोई चेंज करना, राइट। ओके, सो आगे हम लोग मूव करें तो कुछ इस तरीके से पिक्चर है जो क्रिएट होती है। जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर बैकएंड
और हमारे पास फ्रंट एंड पर टीम होती है। तो बैक एंड की टीम क्या करती है, आपका जो बैक एंड का डेटा है, यानी कि पीछे का, जैसे जो भी पीछे का मतलब आपका जो डेटाबेस के ऊपर जो भी लैंग्वेज है, ये आपका सारा डेटाबेस है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करता है, यूजर कमांड देता है, और यूजर जब कमांड देता है वो GUI पर कमांड देता है, मतलब फ्रंट एंड पर कमांड देता है। हम यूज़र के लिए जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, हमारी जो लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन हो गया, जावा, ये तो मैं 2-3 लैंग्वेजेस के ही नाम ले रही हूँ, है ना, कोई वेबसाइट भी हो सकती है यहाँ पर। तो यूज़र क्या करता है, यहाँ से कमांड देता है। अब मान लो यूज़र ने, या फिर आप लोगों ने क्या करना है, CBSE का अपना रिजल्ट है जो देखना, आपने डेटा यहाँ से फिल किया, अब वो अंदर जा करके अंदर प्रोसेस होगा, है ना। तो वहां पर आपकी जो SQL लैंग्वेज है वो काम आएगी। वो किसके ऊपर काम करती है, MySQL के ऊपर काम करती है। वहां से आपका डेटा है जो रिट्रीव होकर के बैक एंड से आपके पास जो पहुंचेगा, मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ में मिल करके फिर आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप देख लो, वो बिना बैकएंड के तो बनेंगे नहीं। ऑफ कोर्स आपको उसमें स्टोर करना है डेटा, आपको उसमें कोई चेंज करना है, तो उस चीज़ के लिए आपको बैकएंड डेटा बेस की ज़रूरत है, जो ज़रूर पड़ेगी। मैं बात करूँ यहाँ पर, ये एक यूज़र है, ये लड़की क्या है, एक यूज़र है। अब इसका जो, इसके लिए क्या है, जैसे मैं भी अपना एक नॉर्मल एग्जांपल ले लूँ, एक यूज़र के लिए क्या चीज़ हो सकती है, फ्रंट एंड, सिर्फ हम मोबाइल ऑन करते हैं और एप्लीकेशंस पर हम अपनी कमांड है जो देते हैं, वही हमारा GUI के ऊपर हमने कमांड दिया। अब इसको जो डेटा है अपना DBMS से फैच है जो करना, डेटाबेस से बीच में आ जाती है आपका यहाँ पर SQL की लैंग्वेज, राइट। तो वो जो लैंग्वेज है वो आपकी काम करती है आपके डेटाबेस के ऊपर, क्योंकि ये जो डेटाबेस है ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को समझता है, और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है आपकी SQL लैंग्वेज। तो इसके ऊपर चलने वाली लैंग्वेज कौन सी है, SQL। तो इसीलिए हमें डील करनी पड़ती है फ्रंट एंड एप्लीकेशन से। वो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बाद में जाकर के SQL से डील करके हमारा जो डेटा है वहां से फैच करती है, या कोई चेंज है जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स हैं, आप लोग इनके जो पिक्चर्स है आप इसका स्क्रीनशॉट है जो ले सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करें तो कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, कमांड देगा। कमांड किसको देगा, ऑफ कोर्स GUI को, फ्रंट एंड जो है उसी को कमांड है जो मिलेगी, ठीक है। अब कमांड मिलेगी और पीछे जा करके डेटाबेस में आपका डेटा रॉ भी हो सकता है, फिगर्स में है, स्टैटिस्टिक्स है, वैल्यूज है, कुछ फैक्ट्स पड़े हुए हैं डेटा के अंदर, है ना। तो अब डेटाबेस के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारी SQL लैंग्वेज है जो चलती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग डेटा है जो इस तरीके से फैच करके लेकर के आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा DBMS का यहाँ पर एक कह लो कॉन्सेप्ट है। तो अब नीड किस वजह से मुझे पड़ी डेटाबेस की, ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ, आवश्यकता होती है जो आविष्कार की जननी होती है। तो जब हम लोगों को फाइल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है जो दिखने लग गई कि हाँ मेरा ये जो डेटा है ये एक्यूरेट नहीं है, टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगे, तो तब DBMS की जो शुरुआत है वो DBMS की शुरुआत हुई, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और DBMS की अप्रोच के बारे में बात करें, यानी कि एडवांटेजेस की बात करें। तो जो डिसएडवांटेजेस आपको फाइल सिस्टम के लगे थे वही सारे अब हम एडवांटेजेस बना रहे हैं किसके, DBMS के। बात करें आपके डेटा की रिडंडेंसी, ठीक है, कम हुई है, ठीक है, डुप्लीकेसी कम हुई है, शेयर हो सकता है आपका डेटा। जैसे क्लास टीचर का एग्जाम्पल दिया था, क्लास टीचर ने एक जगह चेंज किया तो सारी जगह पर वो चेंज है जो रिफ्लेक्ट होगा। डेटा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंप्रूव हुई है इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी है डेटा की, वो भी यहाँ पर क्या है, अच्छी हुई है, ओके। मल्टीपल यूजर्स हैं जो उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंप्रूव हुई है सिक्योरिटी। मैंने बोला ना, जो आपने अभी डिसएडवांटेज में पढ़ा वो आप यहाँ पर एडवांटेज बनाओगे किसमें, DBMS के अंदर, ठीक है। तो मेरे DBMS के यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास आता है MS Access, आपके पास आता है DBase, FoxPro, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके यहाँ पर DBMS के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मतलब अब ये यूजर है, यूजर को डील करनी है किससे, डेटाबेस के साथ में, तो बीच में आपका सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है, RDBMS, DBMS, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर MySQL के ऊपर,
ठीक है। तो बात करें माई एसक्यूएल की, तो माई एसक्यूएल आपका एक सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल क्या होगा, आपका एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। वो उसके अंदर हम लोग, वो हमारा क्या है, डीबीएमएस डेटाबेस है। एसक्यूएल हमारा, माई एसक्यूएल क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है, ओके। तो उसके अंदर हम लोग डेटा है जो अपना स्टोर करेंगे, उसके ऊपर जो आपकी लैंग्वेज चलेगी वो एसक्यूएल लैंग्वेज है जो चलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको दोबारा कराऊंगी। ये सारी चीजें हैं जो आपके रिलेशनल डेटा मॉडल है, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, ठीक है। अब अगर आरडीबीएमएस को, डीबीएमएस को हम लोग और अच्छे से समझे तो देखो एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी कि अब क्या है, ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, इसके थ्रू आप रियली में सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे। ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना कोई आईआरसीटीसी से मैंने मेरी कोई ट्रेन है, ठीक है। तो वो अब ट्रेन है ना वेटिंग में है, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना यहाँ पर इस आंटी के पास जाती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे बताओ कि मेरी टिकट है जो कंफर्म हुई कि नहीं हुई। अब ये जो आंटी है ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इसी डेटाबेस से सारी चीज़ें जो मुझे देख करके बताएंगे। ऑफ कोर्स इन्होंने मुझे बताया कि नहीं अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस अंकल के पास जाती हूँ, भैया के पास जाती हूँ और पूछती हूँ कि अच्छा आप मुझे बताओ मेरी जो टिकट है अब ये जो है या ये भी ये है। तो ये सारे एक ही डेटाबेस से देख करके मुझे सारी चीज़ें बताएंगे ना। अगर एक यहाँ पर कंफर्म होती तो मुझे यही सारे बता देते कि कंफर्म हो गई, या फिर मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा करके इस वेबसाइट को एक्सेस करूँ और देखूँ कि मेरी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई। मतलब कहने का इतना कि यहाँ पर ही सेंट्रल डेटा के अंदर ही चेंज होगा और आपको सारी जगह पर वो चेंज है जो दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जैसा फाइल सिस्टम में था कि एक जगह चेंज बाकी जगह चेंज नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं करेंगे। अब चेंज अगर यहाँ होता है तो बाकी जगह भी आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है ये जो चेंज है, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई किसकी, डीबीएमएस के बारे में, डेटाबेस के बारे में, ठीक है। ओके, तो डीबीएमएस के बारे में और आरडीबीएमएस के बारे में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डीबीएमएस आपका क्या करता था, डेटा को फाइल्स में स्टोर करके रखता है। आरडीबीएमएस आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज आपके सॉफ्टवेयर ओरेकल हो गया, आपका माई एसक्यूएल हो गया, तो आजकल हम लोग यही सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं क्योंकि इसमें आपका डेटा है टैबुलर फॉर्म, यानी कि टेबल की फॉर्म में आपका डेटा है जो स्टोर रहता है, ठीक है। सो डेटा एलिमेंट नीड टू एक्सेस इंडिविजुअली। सो यहाँ पर इंडिविजुअली जो डेटा है आपको एक्सेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर मल्टीपल डेटा एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड एट द सेम टाइम। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं ये वाला, अब ऐसा तो है नहीं, लेट मी इरेज दैट, ऐसा तो है नहीं कि ये जो आईआरसीटीसी का ये जो मेरे पास में डेटाबेस है इससे एक टाइम में एक ही जो पर्सन है वही डेटा एक्सेस कर सकता है। दुनिया में न जाने इस इंडिया में अगर इंडिया की बात करें तो कितने लोग हैं जो इसको एक सेकंड के अंदर जो है यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल पर्सन है वही उसको एक्सेस कर सकता है, नहीं, हम लोग मल्टीपल जो है डेटा एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम के अंदर, है ना। तो बात करें नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी, डीबीएमएस की बात करते। फिर हम आरडीबीएमएस की बात करते, मतलब अब आरडीबीएमएस जो हमारा यूज होता है क्योंकि इसमें सारा डेटा टेबल की फॉर्म में, आईआरसीटीसी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, है ना। जब भी आप उसकी वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको टेबल की फॉर्म में है जो डेटा सारा शो होता है। बात करें इट डील्स विद द स्मॉल क्वांटिटी, छोटे लेवल पर बात करें डेटा को एक्सेस करने की तो हम डीबीएमएस का यूज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस करना है तब हम यहाँ पर आरडीबीएमएस का यूज करते हैं। डेटा रिडंडेंसी कॉमन थी लेकिन डेटा रिडंडेंसी नहीं हो सकती क्योंकि हम इसके अंदर कीज का यूज करते हैं, जो कि मेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कीज क्या होती है। बात करें यहाँ पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती थी, बात करें यहाँ पर तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बात करें इट सपोर्ट सिंगल यूजर, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस एट द सेम टाइम, मल्टीपल यूजर्स हैं जो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, ओके। डेटा फेचिंग जो है वो स्लो थी, लार्ज अमाउंट का डेटा होगा तो प्रोसेस है जो स्लो हो जाएगी, बट ऐसा यहाँ पर आपको आरडीबीएमएस में नहीं दिखेगा। बात करें डीबीएमएस की,
द डेटा इन DBMS इज सब्जेक्ट टू लो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पर सिक्योरिटी आपको मिलेगी RDBMS के अंदर। एग्जाम्पल्स हो गए, आप लोगों ने MS Access का एग्जाम्पल देखा होगा, है ना, DBMS के अंदर। बात करेंगे RDBMS की, तो MySQL है जो आप लोग अपने सिलेबस के अंदर है जो यूज़ करने वाले हो, तो इसी डेटाबेस के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी, डेटाबेस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती रहेंगी। सो गाइज, जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, ताकि और बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ सके और कॉन्सेप्ट है जो सबके क्लियर हो पाए। सो अगर आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय बाय। सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर? सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आप लोगों के लिए ही हो रही हैं, तो आपको अगर और कोई टॉपिक की डिमांड है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड एक चीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। बाय।